हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 7 का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर 1 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये आपके चैप्टर का नाम रहने वाला है। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, तो आपको ध्यान से सुने। जैसे कि आपकी 3 बुक हैं, भूगोल, इतिहास की और राजनीति की, यानी सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। आपकी जो 3 बुक हैं उसमें से जो आपकी बुक सिविक्स की है उसके चैप्टर 1 to 8 जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो उन सभी चैप्टर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, क्लास 7 सिविक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, आप जाकर उन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ आज से हम अपनी क्लास 7 हिस्ट्री की जो है ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑल चैप्टर्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, ये वीडियो आज यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। जो ये वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, इस वीडियो में आपको आपका जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके लिए लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन तो काफी इजी होने ही वाले हैं। साथ के साथ आपके जो 1 मार्कर के जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप इनके थ्रू उनकी आंसर राइटिंग इजीली कर पाएंगे। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप वीडियो का एंड तक देखें, ताकि आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनमें किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथ ही अब आपका मैथ वर्क की वीडियोस भी जो है चैनल पर जल्दी अपलोड की जाएंगी, क्योंकि आपके जो है फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब भूगोलवेता अल इंद्रिसी ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, अगर देखे जाए तो वो कैसे, मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है वो किसने बनाया? तो ये नाम अरब भूगोलवेता अल इंद्रिसी ने भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र बनाया। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसी में से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अरब भूगोलवेता अल इंद्रिसी ने सन 1154 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया। ठीक है, उन्होंने 1154 ईस्वी में जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसका मानचित्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में हिंदी और फारसी भाषा में विदेशी को क्या कहा जाता था? मध्यकाल यानी जो मिडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें हिंदी और फारसी भाषा में विदेशी को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में हिंदी भाषा में विदेशी को परदेशी तथा फारसी में अजनबी कहा जाता था। विदेशी मतलब परदेशी यानी जिसको हम नहीं जानते, परदेश यानी बाहर के देश का, और फारसी में अजनबी वही की जिसको हम नहीं जानते। बेसिकली इसमें आपको ये वर्डिंग क्लियर हुई है कि विदेशी को फारसी और हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन कवर हुए, आपको ये भी पता चल गया कि हिंदी में क्या कहते हैं, साथ ही साथ फारसी में क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया था? जो हमारे फारसी के इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज। इसमें जो आपके नेम होते हैं ना मुगलों के, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, आपको याद करने में काफी दिक्कत होगी, बट आप इस चीज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आप इन सब चीजों को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, फारस के जो इतिहासकार थे हमारे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो था वो किस क्षेत्र के लिए किया था उन्होंने? इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखगार से क्या तात्पर्य है? यानी अभिलेखगार कौन होते हैं, आपको ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अभिलेखगार उस स्थान को कहा जाता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है।
अभिलेखगार वह स्थान होता है जहां पर जो हमारे दस्तावेज और जो पांडुलिपियां होती हैं उनको संग्रहित करके एक जगह पर इकट्ठा करके यानी रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वार्तत्व कितनी बार और कब कब लिखा था? ठीक है, वृतांत, सॉरी, अपना वृतांत कब और कितनी बार और कब कब लिखा था? सो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत 2 बार लिखा था। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि कितनी बार लिखा था। सो उन्होंने 2 बार अपना वृतांत लिखा था। पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार 1358 ईस्वी में। ठीक है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत 2 बार लिखा। पहली बार लिखा उन्होंने 1356 में और दूसरी बार लिखा उन्होंने 1358 में। ठीक है, 56 और 58 यानी ये आपका 2 साल का गैप है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा नई तरह का खान पान आया? यानी कि सन 700 से 1750 ईस्वी के जो बीच में हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें कौन कौन सा नया खान पान आया? सो इस काल में इस उपमहाद्वीप में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी आदि की नई तरह का खान पान आया। यानी कि आलू से, मक्का, मिर्च और चाय, कॉफी आदि से बनने वाली नई नई चीजों का खान पान सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने वाले समूहों को नाम बताइए। यानी ये जो युग था परिवर्तनों का युग था। सो इस युग में जो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो महत्व हासिल करने वाले समूह कौन कौन से थे उनका आपको नेम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, सो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने वाले समूह थे राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। ठीक है, सो ये सभी जो समूह थे इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्व हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? ठीक है, राजपूतों का आपने नाम सुना होगा, ये भी एक राजवंश ये भी रहा करते थे। सो इस शब्द के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा, सामान्य वर्ग के साथ साथ वह सैनिक व सेनापति भी आते हैं जो शासक के सेनाओं में सेवारत थे। सो राजपूत जो शब्द है उसके अंतर्गत राजा आते हैं, सामान्य वर्ग और साथ ही साथ सैनिक और वे सेनापति भी आते हैं जो इस शासक के सेनाओं में सेवावृत थे। ठीक है, जो मतलब सैनिक के रूप में वहां पर सेवा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकल नवीन कौन थे? ठीक है, नकल नवीन कौन थे? सो नकल नवीन वह व्यक्ति थे जो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अब देखिए शब्द है हमारा नकल नवीन, इसी से ही समझ आना चाहिए कि नकल मतलब कि नकल नवीन वो लोग होते थे जो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाया करते थे। यानी एक जगह से देखकर वह दूसरी जगह लिखते थे, यानी इस फर्स्ट कॉपी की नकल कर कर वह दूसरी कॉपी बनाते थे। ठीक है, मतलब वो देख देख के लिख रहे हैं ना, तो उन्हें नकल नवीस कहा जाता था। तो वह व्यक्ति जो हाथ से ही पांडुलिपियों को प्रकृति बनाया करते थे, यानी एक जगह से देखकर वो दूसरी जगह उस चीज की प्रकृति बनाया करते थे। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे इसमें टर्म्स आ रही है ना, ये सब आपकी एनसीईआरटी की ही है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया है तो फिर आप इन सब चीजों का आंसर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में मध्यम काल के दौरान किन 2 प्रमुख भाषाओं में पांडुलिपि लिखी गई थी? यानी ये जो उपमहाद्वीप का जो मध्य काल था, मिडाइवल हिस्ट्री कहेंगे इसको, तो इसके दौरान किन 2 प्रमुख भाषाओं में जो थी पांडुलिपि लिखी गई थी? तो पांडुलिपियां और दस्तावेज इस काल की 2 प्रमुख भाषाओं में लिखी गई थी, पहली अरबी और फारसी। ठीक है, अरबी और फारसी में जो ये पांडुलिपियां थी वो लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पांडुलिपियों से क्या आशय है? यानी आपने तक पढ़ा कि पांडुलिपियां मतलब कौन सी भाषाओं में लिखी गई थी, जहां पर पांडुलिपियों को रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, सो अब आपको बताना है कि पांडुलिपियों से आप क्या समझते हैं। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक या दस्तावेज जो हाथ से लिखे जाते थे या लिखे जाते हैं और जो टाइप किए हुए या छपे हुए नहीं होते, पांडुलिपियां कहलाते हैं। ठीक है, वो पुस्तक और दस्तावेज जो कि हाथ से लिखे जाते थे उन्हें पांडुलिपियां कहते थे, जो टाइप और छपे हुए नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
इन पांडुलिपियों को कौन एकत्रित करते थे? जो ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी हाथ से बिना टाइप की गई, तो इनको एकत्रित कौन करते थे? जो अब हमारे को जैसे कि अब जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना कि पांडुलिपियों के थ्रू हमारे को वहां की उस जगह की इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो चीजें एकत्रित कौन किया करते थे? सो धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। सो ये सब जो लोग थे वो पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहासकार मध्यकाल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए किस सामग्री पर निर्भर हैं? सो जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे को इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, सो वो इन सब चीजों को बताने के लिए किस प्रकार से सूचना को इकट्ठा करते हैं और किस प्रकार की सामग्री पर निर्भर है, हमारे को उन सब चीजों के नाम बताने। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इतिहासकार मध्यकाल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर है। सो जो हमारे इतिहासकार है वो मध्यकाल के बारे में यानी बीते हुए काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए जो सिक्के होते हैं, शिलालेख होते हैं, स्थापत्य होते हैं तथा जो लिखित सामग्री जैसे कि पांडुलिपियां होती हैं, आज भी इन सब चीजों पर ही निर्भर है। क्यों इन सब चीजों पर निर्भर है? क्योंकि आप देखिए पहले के जमाने में या पहले के कालों में किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हर चीज जो थी वो इन सब चीजों से ही रिलेट करके ढूंढी जाती थी कि सिक्के किस तरीके के हैं, या फिर हाथ से जो पांडुलिपि लिखी जाती थी। तब पहले कोई हमारे पास यूएसबी नहीं थी, पेन ड्राइव्स नहीं थी, ये फोन वगैरह नहीं थे कि हम सूचनाओं को जो है इकट्ठा करके रखें। सो उस टाइम जो लोग थे वो हर चीज को अपने हाथ से लिख कर ही रखते थे। तो ठीक है, सो जो इतिहासकार है वो भी अब पिछली बार जो पुरानी जानकारी है उनको इकट्ठा करने के लिए या फिर सूचना एकत्रित करने के लिए इन सब चीजों पर ही निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल के दौरान प्रमाणिक लिखित सामग्री का प्रयोग आश्चर्यजनक ढंग से क्यों बढ़ गया? यानी जो मध्यकाल था उसके दौरान जो हमारी लिखित सामग्री का जो प्रयोग था वो आश्चर्यजनक ढंग से क्यों बढ़ गया? सो इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता था तथा बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा, इससे लिखित सामग्री का प्रयोग बढ़ गया। यानी उस समय जो था कागज सस्ता हुआ करता था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध हुआ करता था, इसलिए जो लिखित सामग्री का प्रयोग था वो बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास से क्या तात्पर्य है? सो पर्यावास का तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है। ठीक है, सो पर्यावास का शब्द जो है वो उसका तात्पर्य है हमारा पर्यावरण से, और जो वहां रहने वाले लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगार शब्द से क्या आशय है? सो बेगार का अर्थ है बिना मूल्य लिए मजबूरन मालिक को सामग्री पहुंचाना और उनके लिए शारीरिक श्रम करना। ठीक है, सो बेगार शब्द, अब हमारे को बताना है कि हम बेगार शब्द से क्या समझते हैं। तो बिना मूल्य यानी कि बिना किसी भी तरीके का वेतन लिए, कुछ लिए, बिना पैसे लिए, मजबूरन मजबूरी में अपने मालिक को सामग्री पहुंचाना और उनके लिए शारीरिक श्रम करना। यानी कि कोई मजदूर है वो अपने मालिक को मजबूरन, अगर अब उनको टॉर्चर किया जा रहा है ना, मजबूरन लिखा तो उन्हें टॉर्चर ही किया जाता था। तो बिना मूल्य यानी मजबूरन अपने मालिक को, कोई नौकर है वो सामान पहुंचाता है और काफी ज्यादा शारीरिक श्रम करके, और उसको उस चीज का वेतन भी नहीं मिलता। तो बेगार शब्द का ये अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति पंचायत से क्या आशय है? जाति के नियमों का पालन उस जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, उसे जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, सो जाति पंचायत से हमारे को पूछा आश्रय यानी आप क्या समझते हैं? तो जाति पंचायत वो पंचायत होती है जब बड़े बुजुर्ग एक सभा में अपनी जो जाति है उन सभी के नियमों का पालन करवाते थे। ठीक है, तो उसे ही जाति पंचायत कहा जाता था। अब ये जितनी भी टर्म्स आई हैं हमारे पास, चाहे जाति पंचायत, बेगार या पर्यावास, ठीक है, ये सब टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपको फील हो रहा होगा कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। सो आप इनको अच्छे से करके जाएं, आपकी काफी हेल्प होगी आपके एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उन राजवंशों के नाम लिखिए जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकाल में विशाल साम्राज्य स्थापित किए।
अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वो राजवंश कौन से हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकाल में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किए। सो प्रमुख राजवंश जिन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किए वह थे चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल। सो ये जितने भी ये नाम लिखे हैं राजवंशों के, इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे मध्यकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलवन के साम्राज्य का विस्तार क्या था। सो बलवन जो था उसके साम्राज्य का विस्तार बताना है आपको। सो बलवन के साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल गौंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था। इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है, यानी बलवन का जो साम्राज्य था उसका विस्तार बंगाल से लेकर पश्चिमी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और इसमें संपूर्ण जो हमारा दक्षिण भारत है नीचे का, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब भी आ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश का पतन कब हुआ। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल वंश जो था आखिर उसकी समाप्ति कब हुई, उसका पतन कब हुआ। ठीक है, सो मुगल वंश का पतन 18वीं सदी में हुआ था, यानी 18वीं सदी यानी जैसे 19वीं सदी में जैसे आ गया 1919, सो इस तरीके से 18वीं शताब्दी जो 1800 के ईयर्स थे उसमें हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षक किसे कहते हैं। संरक्षक, ठीक है, आप देखिए संरक्षक आपको शब्द से ही समझ आ जाना चाहिए कि संरक्षक किसे कहते हैं। तो संरक्षक वह प्रभावशाली या धनी व्यक्ति होता था जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता था। तो संरक्षक वो प्रभावशाली और एक धनी व्यक्ति हुआ करते थे जो किसी कलाकार, शिल्पकार या विद्वान और अभिजात जैसे किसी व्यक्ति को मदद या सहारा दिया करते थे, उसकी रक्षा किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा, उलेमा कौन थे। सो उलेमा इस्लाम के विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री थे। ठीक है, एक धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है, उलेमा कौन थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति की अवधारणा क्या थी। सो भक्ति की अवधारणा में ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जहां भक्त स्वयं बिना कर्म कांड के पहुंच सकते थे। ठीक है, सो भक्ति की अवधारणा ये थी कि ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवता के रूप में की जाती थी जहां पर भक्त बिना किसी कर्मकांड किए आसानी से पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के मध्यम में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को किन 3 युगों में बांटा था। यानी 19th जो हमारी सेंचुरी थी उसके मध्यम में, यानी उसके बीच में 20th सेंचुरी और 90th सेंचुरी के बीच का जो समय था 90th सेंचुरी का, सो इतिहास जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने भारत का जो इतिहास था, भारतीय इतिहास था, उनको कौन से 3 युगों में बांटा था, तो ये बताना है हमारे को। सो उन्होंने पहला बांटा था हिंदू काल में, दूसरा बांटा था मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल में बांटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर इतिहासकार अतीत का अध्ययन किन 2 प्रमुख कारकों के आधार पर करते हैं। यानी जो हमारे इतिहासकार हैं काफी सारे, वो अतीत का अध्ययन यानी अतीत की जो स्टडी है वो कौन से 2 प्रमुख कारकों के आधार पर करते हैं। सो अतीत का अध्ययन करने के 2 प्रमुख आधार हैं, पहला आर्थिक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। ठीक है, सो वो इन दोनों कारकों के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे थोड़े से वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे और ये हमारे थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो शुरू होते हैं। इतिहासकारों को अतीत के दस्तावेजों व नक्शों का अध्ययन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी जो हमारे इतिहासकार हैं वह यदि अतीत के जो दस्तावेज या फिर नक्शे हैं उन सब चीजों का अगर अध्ययन करते हैं तो उनको कौन सी बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सो इतिहास का जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है,
उन सूचनाओं के सदनों का, यानी सूचनाओं में कौन कौन से सदन दिए गए हैं, सदनों का और विभिन्न विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ ऐतिहासिक अभिलेखों में सूचनाओं के अर्थ क्यों बदलते जा रहे हैं? यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ऐतिहासिक जो हमारे अभिलेख थे उनमें जो सूचनाएं थी उनका अर्थ क्यों बदलता जा रहा है, ये बताना है आपको। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक अभिलेख थे वो बहुत सारी भाषाओं में मिलते हैं। समय के साथ साथ उन भाषाओं में भी बहुत बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, यानी मध्य युग में सिर्फ फारसी भाषा हुआ करती थी और अब आधुनिक फारसी यानी मॉडर्न फारसी भाषा से वो भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ शताब्दियों पहले के हिंदुस्तान शब्द के अर्थ से भिन्न है। यानी कि अब ये बात की जा रही है कि समय के साथ साथ जो है किसी भी चीज में चेंज आना लाजमी है, यानी किसी भी चीज में चेंज आ ही जाता है। जो फारसी भाषा थी मध्यम युग की वो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है यानी अलग है। और ऐसे ही जो वर्तमान यानी पिछले कालों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग शताब्दियों में किया जाता था वो आज के हिंदुस्तान शब्द से भी काफी भिन्न है। मतलब बेसिकली ये बात की गई है कि समय के साथ किसी भी चीज में चेंज आना लाजमी है, वो आता ही है। इसलिए जो हमारी ऐतिहासिक अभिलेखों की सूचनाएं थी उनके भी अर्थ बदलते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में कागज का प्रयोग क्यों बढ़ गया है और इसके प्रमुख उपयोग क्या थे? भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकाल में कागज का प्रयोग बढ़ गया था। कागज के प्रयोग के बढ़ने के प्रमुख कारण थे, पहला, इस काल में कागज क्रमश सस्ता हुआ करता था, यानी इस काल में कागज का प्रयोग इसलिए बढ़ गया था क्योंकि वो सस्ता हुआ करता था, यानी कागज सस्ता हुआ करता था। अब लिखे कागज का प्रयोग एक रीजन अगर देखा जाए तो ये भी हो सकता था कि उस समय हमारे पास कुछ डिजिटली डाटा सेव करने के लिए नहीं हुआ करता था, इसलिए जो कुछ भी चीज थी वो पेपर्स पे ही लिखी जाती थी। ठीक है, उससे पहले स्लेट वगैरह पे लिखी जाती थी। ठीक है, इस काल में कागज बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था क्योंकि वो सस्ता था और कोई जरिया नहीं होता था लिखने का, इसलिए वो बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। ठीक है, इस काल में लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि के लिखने में कागज का ही प्रयोग किया करते थे। अब देखिए इतनी सारी चीजें हैं, लोगों के धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेख, उनके उपदेश, या फिर राजाओं द्वारा कोई अर्जियां दी गई, या फिर अदालत के जो हमारे दस्तावेज होते थे, कागजात हुआ करते थे, और एक दूसरे का हिसाब किताब, तो ये सब वो आखिर कहाँ लिखते? तो इसी वजह से जो तो कागज का उपयोग बढ़ता चला गया, और एक रीजन ये भी है कि वो सस्ता हुआ करता था, इसलिए हर कोई उसका प्रयोग आसानी से कर लिया करता था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो ये लास्ट वाली लाइन है कि इस काल में ये सब चीजें जो थी लिखी जाती थी कागजों पर, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आखिर कागजों का प्रयोग क्यों बढ़ा, लोग उन पर क्या लिखते थे? आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये सब चीजें वो उस पर लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरबी और फारसी पढ़ने में क्यों कठिनाई हो सकती है? यानी जो अरबी भाषा है और जो फारसी भाषा है उसको पढ़ने में क्यों कठिनाई आ सकती है, उसके पीछे के कारण क्या है? लिखावट, लिपियों की विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि नस्तालिक लिपि में बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है, लेकिन शिस्त लिपि यानी दाईं ओर से अधिक संघर्ष सशक्तिक और कठिन हो जाता है। यानी जो ये जो भाषा है ना हमारी, जैसे कि ये फारसी और अरबी भाषा है, ये बाईं ओर से लेकर लिखी जाती थी, यानी उल्टी लिखी जाती थी बेसिकली। अब जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं, अपनी हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो वो इस तरीके से लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे लिखी जाती हैं। अब जो हमारी ये फारसी भाषा है, अरबी भाषा है, वो इस तरीके से लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है।
उर्दू की तरह। सो इसलिए इन सबको पढ़ना काफी कठिन है, ठीक है। और क्योंकि इनकी जो लिखावट है, जो इनके अक्षर हैं, वो भी देखने में काफी मुश्किल लगते हैं, इसलिए ये जो लिपियां हैं ये पढ़ने में काफी कठिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति क्या थी और ये कैसे बनी? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जाति लोगों का एक ऐसा समूह था जिसका समाज में दर्जा उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर दिया जाता है। यानी जाति ऐसे लोगों का समूह था जिसका जो दर्जा था वह उनके व्यवसाय के आधार पर दिया जाता था, लेकिन ये दर्जे उस जाति विशेष की सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर बदलते रहते थे। यानी जो उनके जो दर्जे उनको दिए जाते थे वो उनकी जाति विशेष की सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के नियंत्रणों के आधार पर बदलते रहते थे। लेकिन जब वनवासी कृषक समाज के अंग बन गए तो किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे, ठीक है। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे तो लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे, ठीक है। यही कारण थे कि लोग जातियों में क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि समाज में अंतर बढ़ने लगे। सो उन्हीं सब कारणों की वजह से जो समाज था वो जातियों में और उपजातियों में बंटने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम युग में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर गतिशीलता क्यों बढ़ी? यानी जो मिडाइवल हिस्ट्री में देखें, यानी मध्यकाल युग में देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जो थी गतिशीलता क्यों बढ़ी? सो मध्यम युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। भारतीय उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप की ओर गतिशीलता बढ़ गई थी, ठीक है। यानी कि जो मध्यम युग था उसमें लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोगों के जो झुंड होते थे, यात्राएं करके अवसर की तलाश में आते थे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, कि हमारे को किसी भी तरीके के कोई भी अवसर मिल जाए, 2 रोटी खाने के लिए या फिर 2 टाइम का काम मिल जाए। सो इसी अवसरों की तलाश में उनके झुंड यात्रा करके इस महाद्वीप की ओर आया करते थे, ठीक है। और इस महाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की संभावना उनको ऐसा लगता था कि मौजूद थी। तो इसी कारण से वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते थे। इसी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप की गतिशीलता जो थी वो बढ़ती चली गई। सो भारतीय उपमहाद्वीप का अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो अपने आप में ही एक काफी महत्वपूर्ण उनका यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप रहा है। सो अभी तो आपके यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से ही कारण दिए, बट जैसे जैसे आप अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में आखिर ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, यानी कि सारी चीजें ही भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध हैं। इसी वजह से ये काफी गतिशील बनता चला गया और जो लोग थे वो यहाँ पर आकर बसने लगे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा, क्वेश्चन है, मुसलमान कौन थे? सो मुसलमान उस धार्मिक समूह के लोग जो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। यानी मुसलमान लोग वह लोग हैं जो कुरान शरीफ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। वह केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अल्लाह का प्रेम करना और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। सो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है वो भी चैनल पर जल्दी आएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें।